हेलो क्लास 12th। आज हम लोग का लेक्चर है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम या गॉस लॉ। कुछ राइटर्स गॉस थ्योरम यूज करते हैं और कुछ राइटर्स प्रिफर करते हैं गॉस लॉ लिखना। अभी आज के लेक्चर में हम लोग गॉस थ्योरम की प्रूविंग करेंगे, क्योंकि कुछ यूट्यूबर्स ये बोलते हैं कि गॉस लॉ एक लॉ है जिसको प्रूफ नहीं किया जा सकता। बिल्कुल प्रूफ किया जा सकता है, देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। लेकिन उसके लिए हमें 11th क्लास के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को जानना होगा, जो कि है प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, हम लोग गॉस थ्योरम उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। गॉस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमें जिस कंसेप्ट की जरूरत पड़ती है वो है सॉलिड एंगल। अगर आपसे पूछा जाए कि एंगल कितने टाइप का होता है, तो एंगल दो टाइप का होता है। एक होता है प्लेन एंगल और दूसरा होता है सॉलिड एंगल। ये एक्चुअल में क्लास 11th का लेक्चर है, लेकिन यहां पर हमें गॉस थ्योरम को प्रूफ करना है, इस वजह से यहां पर हमें बताना पड़ रहा है। तो प्लेन एंगल, अगर आप प्लेन एंगल का फॉर्मूला जानना चाहते हैं तो प्लेन एंगल का फॉर्मूला है आर्क अपॉन रेडियस, और सॉलिड एंगल का फॉर्मूला है एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। लेकिन बात यहीं पर फिनिश नहीं होती है, इसके आगे और भी चीजें आपको जाननी है। अच्छा, कुछ लोग ये कमेंट कर सकते हैं या ये पूछ सकते हैं कि सर ये जो एंगल सिर्फ दो टाइप के हैं, जबकि सिखाया गया है कि एंगल कई टाइप के होते हैं, जीरो एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल। तो ये सारे जो टाइप है ना, वो एंगल के टाइप नहीं है, वो टाइप है प्लेन एंगल के। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर हम किसी वेक्टर ए को दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में रिजॉल्व करना चाहते थे, तो कैसे करते थे हम लोग स्टूडेंट्स? ए का एक्स एक्सिस में कंपोनेंट कितना होता था? ए कॉस थीटा। और इसी ए का, वेक्टर ए का वाई एक्सिस में कंपोनेंट कितना होता था? ए साइन थीटा। यहां पर आपने एक लेंथ जिसके पास एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, मतलब ये वेक्टर ए को दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व किया है। वैसे ही, बिल्कुल ऐसे ही आप किसी एरिया को दो प्लेन में रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक एरिया है, इसका एरिया ए है, इसको प्लेन फर्स्ट और एक दूसरा प्लेन है प्लेन सेकंड में रिजॉल्व करना है। वेक्टर को दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व करते हैं और एरिया को प्लेन के अलोंग रिजॉल्व करना होता है। तो एरिया ए का प्लेन 1 के अलोंग रिजोल्यूशन या फिर एरिया ए का प्लेन 1 पर प्रोजेक्शन। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, यहां पर हम 2D में 3D ड्रॉ कर रहे हैं। आपको यहां पे फील करना होगा कि ये लाइन नहीं है, ये एक प्लेन है और ये एक प्लेन है। तो इस एरिया का इस प्लेन 1 पर प्रोजेक्शन कितना होगा? ए कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर ए वेक्टर नहीं है, यहां पर ए एरिया है। वैसे ही इस एरिया ए का प्लेन 2 पर प्रोजेक्शन कितना होगा? ये होगा ए साइन थीटा। यहां पर किसी लेंथ को दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व किया है, यहां पर हमने एरिया को दो परपेंडिकुलर प्लेन में रिजॉल्व किया है। ए कॉस थीटा एरिया का प्लेन 1 पर प्रोजेक्शन है और ए साइन थीटा एरिया ए का प्लेन 2 पर प्रोजेक्शन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि ये एक आर्क है, आर्क मतलब किसी सर्कल का छोटा सा पार्ट,
और ये आर्क किसी पॉइंट पर कुछ एंगल सबटेंड कर रहा है, मान लेते थीटा है, ये आर्क इस पॉइंट पर थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। अगर मैं एक आर्बिट्रेरी शेप की लाइन बना दूं, ये एक आर्बिट्रेरी शेप है, और आपसे पूछूं कि ये आर्बिट्रेरी शेप की लाइन जो है वो इस पॉइंट पर कितना एंगल सबटेंड कर रही है, तो ये भी उतना ही एंगल सबटेंड कर रही है जितना कि ये, लेकिन हाँ लेंथ तो ज्यादा हो गया। अब अगर आप ये कहें कि सर आपने अभी तो बताया था कि एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, आर्क बाय रेडियस। अब ये वाली अगर आर्क लेंगे तो ये वाली आर्क तो लेंथ में ज्यादा है, और अगर ये आर्क लेंथ में ज्यादा है तो एंगल तो बढ़ जाना चाहिए, लेकिन अभी भी थीटा कैसे? तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो आर्बिट्रेरी शेप की जो लाइन है, ये लेंथ में ज्यादा तो हुई है, लेकिन जो लेंथ में ज्यादा हुई है वो पार्ट यहां पर एंगल सबटेंड नहीं करता। कैसे नहीं करता है, ये थोड़ा सा समझने में डिफिकल्ट है, और ये अगर समझ में आ जाएगा तो गॉस थ्योरम की प्रूविंग आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए कैसे, अगर मैं एक छोटा सा कंपोनेंट, छोटा सा पार्ट इस आर्बिट्रेरी शेप की लाइन पर छोटे छोटे पार्ट्स कट कर रहा हूं, और इस पार्ट को मैं नाम दे रहा हूं डीएल, इस पार्ट का नाम है डीएल, डीएल, ठीक, इसको मैं मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूं, ये ऐसे है डीएल। अब इस डीएल लेंथ को दो डायरेक्शन में, दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे। ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, और इस डीएल का इस आर्क पर, ये जो स्मूथ आर्क है, इस डीएल का इस स्मूथ आर्क पर रिजॉल्व कर रहे हैं। इस डीएल को थीटा एंगल पर स्मूथ आर्क के अलोंग और इस स्मूथ आर्क के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, काफी इंपॉर्टेंट लॉजिक है ये और ये। तो ये कितना होगा स्टूडेंट्स, ये होगा डीएल कॉस थीटा, और ये कितना होगा डीएल साइन थीटा, ठीक है। अब जरा गौर करिएगा, तो यहां पर जो ये डीएल कॉस थीटा है वो इस स्मूथ आर्क के अलोंग है, और ये जो डीएल साइन थीटा है वो स्मूथ आर्क के परपेंडिकुलर, मतलब कि इस लेंथ को, इस आर्बिट्रेरी शेप की लाइन के छोटे से पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक स्मूथ आर्क के अलोंग और एक स्मूथ आर्क के परपेंडिकुलर। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि स्मूथ आर्क के जो अलोंग है ये पार्ट, यहां पर कुछ एंगल सबटेंड कर रहा होगा, बिल्कुल कर रहा होगा, यहां पे कुछ ना कुछ एंगल, छोटा सा एंगल, लेकिन हाँ सबटेंड कर रहा होगा। लेकिन मैं आपसे बात करूं कि ये डीएल साइन थीटा, ये वाला पार्ट क्या यहां पर कोई एंगल सबटेंड कर रहा है? बिल्कुल नहीं, ये एंगल सबटेंड नहीं कर रहा है, जबकि वो वाला पार्ट डीएल का वो वाला पार्ट एंगल सबटेंड कर रहा है जिसका प्रोजेक्शन स्मूथ आर्क पर पड़ रहा है, ठीक है। तो डीएल ये क्या है, डीएल कॉस थीटा, ये डीएल कॉस थीटा है। अब आगे चलते हैं, ऐसे ही एक छोटा सा पार्ट और निकालिए या लीजिए, ये छोटा सा पार्ट, इसको हमने डीएल ले लिया। अब इसके भी दो कंपोनेंट करिए, एक स्मूथ आर्क के अलोंग और एक स्मूथ आर्क के परपेंडिकुलर। तो जो स्मूथ आर्क के अलोंग होगा वो कितना होगा, डीएल कॉस थीटा, और जो स्मूथ आर्क के परपेंडिकुलर होगा डीएल साइन थीटा, वो यहां पर एंगल प्रोजेक्ट कर ही नहीं रहा होगा। तो फिर से कौन एंगल प्रोजेक्ट कर रहा है, वही हिस्सा डीएल का वो पार्ट एंगल प्रोजेक्ट कर रहा है जो इस स्मूथ आर्क से होकर जा रहा है, ये वाला पार्ट। तो अगर आप इस आर्बिट्रेरी शेप के दो कंपोनेंट करें, एक स्मूथ आर्क के पैरेलल और एक स्मूथ आर्क के परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर पार्ट एंगल यहां पे सबटेंड नहीं करेगा, जबकि वो वाला पार्ट जो स्मूथ आर्क के पैरेलल है वही एंगल सबटेंड करेगा।
और वो सारे जो कंपोनेंट है जो स्मूथ आर्क के पैरेलल है वो कौन कौन से होंगे? डीएल कॉस थीटा पहले वाले के लिए, फिर ऐसे ही अगले का डीएल कॉस थीटा, ऐसे ही अगले का डीएल कॉस थीटा। तो जितने भी इस आर्बिट्रेरी शेप का डीएल कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है सिर्फ वही एंगल सबटेंड कर रहा है, डीएल साइन थीटा वाला एंगल सबटेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, अब इन सब का क्या ले लें हम? समेशन। तो अगर हम इस डीएल कॉस थीटा का समेशन ले लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा? ये आर्क के बराबर ही तो होगा। ठीक है, और एंगल इज इक्वल टू क्या होता है? एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो यार जरा गौर करिएगा, तो एंगल इज इक्वल टू आर्क और आर्क के बराबर डीएल कॉस थीटा के ढेर सारे समेशन है, तो ये अभी भी तो आर्क के बराबर ही है। अगर ये आर्क है अपॉन रेडियस तो एंगल कहां चेंज हुआ? एंगल चेंज नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर एक स्मूथ आर्क किसी पॉइंट पर जितना एंगल सबटेंड करती है उसी लेंथ पर या उसी डिस्टेंस पर एक आर्बिट्रेरी शेप की आर्क भी उतना ही एंगल सबटेंड करेगी जितना कि स्मूथ आर्क कर रही थी। ठीक है, बिल्कुल ऐसी ही बात होती है सॉलिड एंगल के लिए। सॉलिड एंगल, अगर मैं आपसे बात करूं कि ये एक स्फीयर का छोटा सा पार्ट है, स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, वो आर्क था 2D और ये एक स्फीयर का पार्ट है। क्योंकि यहाँ पे हम 2D में 3D ड्रॉ कर रहे हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन हाँ फील कर सकते हैं आप लोग। ये एक 3D डायग्राम है, ये एक एरिया है और ये एरिया किसी पॉइंट पर जो एंगल सबटेंड करता है उसको प्लेन एंगल नहीं बोलते, उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल ओमेगा। इसको यहां पर भी देख सकते हैं आप। जो स्टूडेंट्स भूल चुके हैं एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, ये एक फुटबॉल है और इस फुटबॉल पर हमने एक छोटा सा एरिया कट किया है। ये एरिया इसके सेंटर पर जितना एंगल सबटेंड कर रहा होगा इसको बोला जाता है सॉलिड एंगल। ठीक है, तो ये एक एरिया है और इस एरिया ने इस पॉइंट पर ओमेगा सॉलिड एंगल सबटेंड कर रखा है। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि इस स्मूथ एरिया की बजाय आपके पास एक आर्बिट्रेरी शेप का एरिया हो और इस आर्बिट्रेरी शेप के एरिया ने यहां पर कितना एंगल सबटेंड किया है? उतना ही एंगल सबटेंड किया है जितना कि स्मूथ एरिया ने सबटेंड किया होगा। कैसे? फिर से वही काम, यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं? यहां पर हम लोग इस एरिया को इस छोटे से इस आर्बिट्रेरी शेप के छोटे छोटे पार्ट्स करिए और उस पार्ट्स को दो डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लीजिए, एक इस स्मूथ सरफेस के अलोंग और एक स्मूथ सरफेस के परपेंडिकुलर। चलिए, तो इसका एक कंपोनेंट तो ये वाला होगा। इस छोटे से एरिया को हम DA लिख रहे हैं, तो इस DA का यहां पर जो पार्ट होगा कितना होगा? DA cos थीटा। और एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो एरिया रिजॉल्व होगा वो होगा DA sin थीटा। अब जरा गौर करिए, यहां पर DA कंप्लीट DA यहां पर एंगल सबटेंड कर ही नहीं रहा है। DA का कौन सा पार्ट एंगल सबटेंड कर रहा है? DA cos थीटा, जो कि इस स्मूथ सरफेस के अलोंग है। अब ये तो एंगल सबटेंड करेगा, लेकिन ये एंगल सबटेंड नहीं करेगा। आगे फिर से हम एक छोटा सा पार्ट और ले लेते हैं, DA। इस DA के फिर से दो कंपोनेंट करिए, एक सरफेस के अलोंग और एक सरफेस के परपेंडिकुलर। सरफेस के अलोंग DA cos थीटा और यहां पर DA sin थीटा, जो कि सरफेस के साथ कोई भी एंगल नहीं बना रहा है, कोई भी एंगल सबटेंड नहीं कर रहा है। अब फिर से कौन एंगल सबटेंड कर रहा है? वो वाला पार्ट, अगले वाले DA का वो वाला पार्ट जो प्रोजेक्शन में है इस सरफेस के साथ, जो इस सरफेस पर प्रोजेक्ट हो रहा है। DA sin थीटा
यहां पर कोई भी एंगल सबटेंड नहीं कर रहा, कौन कर रहा है? डीए कॉस थीटा। फिर आगे चलते हैं, छोटा सा पार्ट फिर से लीजिए, ये छोटा सा पार्ट, इसके फिर से दो कंपोनेंट करिए, एक जो सबटेंड कर रहा है और एक जो सबटेंड नहीं कर रहा है। कौन सा सबटेंड कर रहा होगा? डी ए कॉस थीटा, यहां पर एंगल सबटेंड कर रहा है। डी ए साइन थीटा एंगल सबटेंड नहीं करेगा, तो यहां पर फिर से कौन एंगल सबटेंड किया? डी ए कॉस थीटा, जो प्रोजेक्शन पर है इस स्मूथ सरफेस पर। तो जरा सा गौर करें, तो ये जो आर्बिट्रेरी शेप है, आर्बिट्रेरी शेप का जो सरफेस है, वो कंप्लीट सरफेस यहां पर एंगल सबटेंड कर ही नहीं रहा, उसका एक कंपोनेंट कर रहा है जो कि डी ए कॉस थीटा है, और डी ए कॉस थीटा जो है उसको हम ऐड कर दें, मतलब कि यहां से यहां तक बहुत ढेर सारे डी ए कॉस थीटा, ये एक डी ए कॉस थीटा, ये डी ए कॉस थीटा, ये डी ए कॉस थीटा, यहां पर भी आएगा, यहां पर भी आएगा, और जितने भी डी ए कॉस थीटा है सबका सम ले ले, डी ए कॉस थीटा। तो ये जो डी ए कॉस थीटा है सबका सम यहां तक अगर आप लेंगे तो ये कंप्लीट सरफेस एरिया के बराबर होगा, ये जो स्मूथ एरिया है, ठीक है ना। तो ये क्या है? एरिया ऑफ स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस। और सॉलिड एंगल का जनरल फॉर्मूला क्या था? सॉलिड एंगल का जनरल फॉर्मूला एरिया अपॉन एरिया पर यूनिट रेडियस स्क्वायर, एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। अब जरा गौर करिए, यहां पर जो एरिया है, ये स्मूथ एरिया, वो होगा कितना? वो होगा डी ए कॉस थीटा का समेशन, जितने भी डी ए कॉस थीटा सबको सम कर लीजिए, वो जो कंप्लीट होगा वो हो जाएगा एरिया, इस स्मूथ सरफेस का एरिया, समेशन ऑफ डी ए कॉस थीटा अपॉन रेडियस स्क्वायर। ये सॉलिड एंगल का जनरल फॉर्मूला है ये, और ये सॉलिड एंगल का स्पेसिफिक फॉर्मूला है, ये तब यूज होता है जब आर्बिट्रेरी शेप हो। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि एक पॉइंट है, ये स्फीयर है, स्फीयर, ये पूरा एंगल इस पॉइंट के अबाउट जो सॉलिड एंगल होगा वो कितना होगा? तो टोटल सॉलिड एंगल, टोटल सॉलिड एंगल इज इक्वल टू एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। इस स्फीयर का एरिया कितना होता है स्टूडेंट्स? 4 पाई आर स्क्वायर, मान लेते हैं इसकी रेडियस आर है, अपॉन रेडियस स्क्वायर, आर स्क्वायर कैंसिल आउट, कितना? 4 पाई स्टेरेडियन, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं कि एक पॉइंट है और इसके अबाउट 3D क्लोज्ड बॉडी तो है, 3D क्लोज्ड बॉडी तो है, लेकिन ये स्फीयर नहीं है, ये किसी आर्बिट्रेरी शेप की बॉडी है। तो अगर ये आर्बिट्रेरी शेप की बॉडी है तो ये कितना एंगल सबटेंड कर रही होगी? यहां पर ये भी उतना ही एंगल सबटेंड कर रही होगी जितना कि ये, ठीक है। मतलब यहां पर सॉलिड एंगल कितना हो जाएगा? 4 पाई स्टेरेडियन, ठीक है। तो यहां पर ये कंसेप्ट है जिसको आपको जानना होगा गॉस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए, ठीक है। चलिए गॉस थ्योरम को प्रूफ करते हैं। पहले तो ये जान लेते हैं कि गॉस थ्योरम है क्या, ये कहती क्या है। देखिए इसका स्टेटमेंट है द टोटल फ्लक्स linked with a closed body, with a closed body, ठीक है। closed मतलब 3D भी बोल सकते हैं, closed 3D body is equal to वन बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड इन इट।
मतलब कि गॉस ने यह बताया कि अगर कोई बॉडी है, ध्यान दीजिएगा यहां पर इस स्टेटमेंट में बॉडी के शेप की बात नहीं करा है, बस इतना बताया है कि वो क्लोज होनी चाहिए, 3D टाइप की क्लोज्ड बॉडी होनी चाहिए, पैक, और इस बॉडी के अंदर कोई चार्ज क्यों रखा हुआ है अगर, तो इस बॉडी से लिंक होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी होती हैं? फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो ये लिंक हो रही है उससे मिलने वाला फ्लक्स होगा 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज इन इट, इसके अंदर में पड़ने वाले चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, अब अगर एक आर्बिट्रेरी शेप की बॉडी है, 3D बॉडी है, और इसके अंदर एक डाइपोल रख दिया जाए, +q -q, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिया, तो इससे लिंक होने वाला फ्लक्स कितना होगा? इससे लिंक होने वाला फ्लक्स, फिर से भी फॉर्मूला, पहले ये देखते हैं कि अंदर में टोटल चार्ज कितना है, तो +q +-q। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि चार्जेस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और इसको हम लोग अलजेब्रा से ऐड करेंगे, तो यहां पर +q +-q अपॉन ε0, टोटल चार्ज अपॉन ε0, टोटल चार्ज कितना हो गया स्टूडेंट्स? 0 अपॉन ε0, मतलब फ्लक्स कितना हो गया? 0। तो गॉस लॉ का स्टेटमेंट जो है वो ये है कि अगर कोई किसी भी टाइप की, किसी भी आर्बिट्रेरी, कोई जरूरी नहीं है कि वहां पर हमेशा आपको फुटबॉल टाइप का या स्फीयर टाइप का ही दिखे, किसी भी टाइप की क्लोज्ड बॉडी है तो उसमें अगर जितना चार्ज होगा उसका 1/ε0 टाइम्स कर देंगे तो आपको टोटल फ्लक्स मिलेगा। ये एक अल्टरनेट मेथड था इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जनरल फॉर्मेट से निकालने की बजाय। कैसे? क्योंकि हम लोग शुरुआत में सीख चुके थे कि फ्लक्स निकालने के लिए एक फॉर्मूला था, फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E.dA। ये किसी भी टाइप की बॉडी के लिए ट्रू है, 2D हो 3D हो, फॉर एनी टाइप ऑफ बॉडी। लेकिन ये जो है ना गॉस थ्योरम, ये सिर्फ और सिर्फ क्लोज्ड बॉडी के लिए ट्रू है। फॉर क्लोज्ड बॉडी क्लोज्ड बॉडी के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू E.dA। ये तो यूज होगा ही होगा क्योंकि ये फंडामेंटल लॉ है, ये हमेशा ट्रू होगा। तो E.dA, लेकिन यहां पर हम क्लोज्ड बॉडी के लिए यूज करें तो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है यहां पर सर्कल का सिग्नेचर बना के। तो E.dA फॉर क्लोज्ड बॉडी इज इक्वल टू फ्लक्स, और वही फ्लक्स गॉस थ्योरम से भी निकाला जा सकता है क्योंकि बॉडी क्लोज है तो किसके बराबर हो जाएंगे? 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड इन इट। तो हमारे पास जो मेन रिजल्ट ये आया है कि गॉस थ्योरम से हम लोग क्लोज्ड बॉडी से लिंक होने वाले फ्लक्स की जानकारी कर सकते हैं बगैर इस फॉर्मूले को अप्लाई किए। ठीक है, मतलब कि अगर बॉडी क्लोज्ड है तो ये वाला फॉर्मूला तो अपनी जगह वैलिड रहेगा ही रहेगा, साथ में आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब गॉस थ्योरम को प्रूफ कर लेते हैं। इसके दो तरीके करने के, मैं पहला बता रहा हूं उसके बाद दूसरा। देखिए, अगर आपके पास एक पॉइंट चार्ज है और हमने एक गॉसियन सरफेस, एक स्फीयर बना रखा है, ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि ये एक स्फीयर है, ये सर्कल नहीं है। यहां पर एक चार्ज है इसके सेंटर पर और हमें इस सरफेस से लिंक होने वाला फ्लक्स चाहिए। तो याद करिए कि हमारे पास जो जनरल फॉर्मूला है फ्लक्स का वो तो ये है, फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E.dA। ये हमारा जनरल फॉर्मूला, तो ये कहीं भी अप्लाई हो सकता है। हमें ये फॉर्मूला इस क्लोज्ड बॉडी के लिए अप्लाई करना है। तो क्लोज्ड बॉडी के लिए अप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करें? देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा एलिमेंट्री एरिया कट कर रहे हैं।
किसी फुटबॉल पर, किसी स्फीयर पर आप छोटा सा एरिया कट कर रहे हैं, छोटा सा। ये जो छोटा सा एरिया है, इसका एरिया वेक्टर हमें मालूम है कि 3D बॉडी का जो एरिया वेक्टर होता है वो सरफेस पर परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होता है। ये रहा आपका एरिया वेक्टर। ये छोटा सा एरिया है, इसलिए इसका एरिया वेक्टर dA। प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोगों ने सीखा होगा कि अगर कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है वो रेडियली आउटवर्ड होता है, बाहर की तरफ होता है। और अगर बाहर की तरफ है, इसका मतलब कि इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो रेडियस के अलोंग होगी। और अगर वो रेडियस के अलोंग होगी और उसी रेडियस के अलोंग आपका एरिया वेक्टर भी है, क्यों? क्योंकि सरफेस पर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब रेडियस के अलोंग होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर ये दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। और अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो यहां पर एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। अब यहां पर हम ये निकाल लें कि इस छोटे से एरिया से कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है। फ्लक्स लिंक्ड विद एलिमेंट्री एरिया, एलिमेंट्री एरिया। इस एलिमेंट्री एरिया मतलब कि इस छोटे से एरिया से कितना फ्लक्स लिंक होगा, तो वो होगा d phi e इज इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट्स? E डॉट dA। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां का एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। हमें टोटल फ्लक्स चाहिए, क्योंकि हमें इस छोटे से एरिया से लिंक होने वाला फ्लक्स नहीं चाहिए, हमें तो इस पूरे सरफेस से लिंक होने वाला फ्लक्स चाहिए। तो हम लोग को क्या करना चाहिए? हमें इंटीग्रेट कर देना चाहिए। तो इंटीग्रेट d phi e, इंटीग्रेशन d phi e इज इक्वल टू, दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर दीजिए, इधर का भी E डॉट dA। और यहां पर एक बात गौर करिएगा कि यहां पर हम इस क्लोज्ड बॉडी पे काम कर रहे हैं, इसलिए इसको सिंबॉलिकली क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन बोल रहे हैं। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है, इस वजह से नलीफाई हो जाएंगे और टोटल फ्लक्स phi e इज इक्वल टू क्लोज्ड बॉडी इंटीग्रेशन E डॉट dA मिलेगा। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। phi e इज इक्वल टू क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट dA, A डॉट B का फॉर्मूला यूज करिए। यहां पर मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं जो कि 11th क्लास का है। A डॉट B इज इक्वल टू AB cos थीटा। ये आप लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट में पढ़ रखा होगा, तो यहां पर यूज करिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा? E dA cos थीटा। यहां पर थीटा कितना है स्टूडेंट्स? 0। तो phi e क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन E dA। अब बहुत ही आसान सा है, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये Q चार्ज ने R डिस्टेंस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई होगी। यहां पर R इस स्फीयर का, इस फुटबॉल का रेडियस है, कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर इंटू dA। ये आप लोगों ने पढ़ रखा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज में, कि कोई पॉइंट चार्ज R डिस्टेंस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। ये फ्लक्स मिल रहा है आपको। phi e इज इक्वल टू, जो कांस्टेंट उसको बाहर कर लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। ये टोटल कांस्टेंट है, क्यों? क्योंकि यहां पर R जो है वो वेरी नहीं कर रहा है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q भी कांस्टेंट है, और ये रेगुलर शेप की बॉडी है, इस वजह से R भी कांस्टेंट है, R स्क्वायर। इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन dA, सॉल्व करिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। अब यहां पर जरा गौर करिएगा स्टूडेंट्स, ये आपने जो छोटा सा एरिया कट किया है वो एक सरफेस पे कट किया है, एक फुटबॉल की, एक स्फीयर की सरफेस पे कट किया छोटा सा एरिया। और अब यहां पर आप क्या ले रहे हैं? इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब टोटल एरिया,
और टोटल एरिया होता कितना है किसी भी स्फीयर का, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। फाई ई इज इक्वल टू मिलेगा आपको क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब कि आपने फ्लक्स को निकालने के लिए जनरल फॉर्मूला यूज किया था और क्लोज बॉडी के लिए वो फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ गया है, और यही है गॉस थ्योरम। लेकिन ये गॉस थ्योरम इस स्फीयर के लिए अप्लाई हुआ है, और यहीं पर अगर हम इसको छोड़ देंगे तो आप लोग को ये मिस मैसेज मिलेगा कि यहां पर जो गॉस थ्योरम है सिर्फ और सिर्फ स्फीयर के लिए ही अप्लाई होती है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए ही अप्लाई होती है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ये किसी भी टाइप की आर्बिट्रेरी शेप्ड बॉडी के लिए अप्लाई हो सकता है। उसको मैं करके दिखाता हूं। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास एक आर्बिट्रेरी शेप की कोई भी बॉडी है, लेकिन हां क्लोज्ड है, पैक है, 3D है, और यहां पर हमने एक चार्ज कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू रख दिया है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बात करूं कि इस सरफेस से लिंक होने वाला फ्लक्स कितना होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से वही लॉजिक, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, मतलब कि फ्लक्स का जनरल फॉर्मूला यूज करना होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर हम एक एलिमेंट्री एरिया कट कर रहे हैं, ये है आपका एलिमेंट्री एरिया, और इस एरिया का, इस एलिमेंट्री एरिया का एरिया वेक्टर, जरा गौर करिएगा स्टूडेंट्स, इस एलिमेंट्री एरिया का एरिया वेक्टर इस सरफेस पर परपेंडिकुलर होगा, और ये इस सरफेस पर परपेंडिकुलर। ठीक है, और यहां पर कहीं भी इस सरफेस, इस बॉडी के अंदर कहीं भी स्मॉल क्यू चार्ज रखा हुआ है। हम लोग जानते हैं कि स्मॉल क्यू चार्ज या क्यू चार्ज का, पॉजिटिव क्यू चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो रेडियली आउटवर्ड होती है, बाहर की तरफ। तो ये जब अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बिखेरेगा तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, कोई जरूरी नहीं है कि वो एरिया वेक्टर के अलोंग हो। लास्ट प्रूविंग में आप लोगों ने देखा होगा कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल या अलोंग थे। क्यों? क्योंकि ये एक रेगुलर शेप की बॉडी थी, स्फीयर था, यहां पर इर्रेगुलर शेप की बॉडी है। इस वजह से ये मोस्ट प्रोबेबल है कि एरिया वेक्टर, एलिमेंट्री एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एक दूसरे के अलोंग ना हो। अगर ऐसा है तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, थीटा। लास्ट में इन दोनों का एंगल लास्ट प्रूविंग में इन दोनों के बीच का एंगल 0 हुआ करता था, यहां पर 0 नहीं है। ठीक है, अब इस एलिमेंट्री एरिया से लिंक होने वाला फ्लक्स डी फाई ई इज इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट विद एरिया वेक्टर। और हमें क्या करना है, हमें इतने छोटे से एरिया से लिंक होने वाला फ्लक्स नहीं पता करना, हमें तो टोटल एरिया से लिंक होने वाला फ्लक्स पता करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो यहां पे क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, फाई ई इज इक्वल टू क्लोज्ड बॉडी इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। ठीक है, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। क्लोज बॉडी इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए को स्केलर डॉट प्रोडक्ट से क्या लिख सकते हैं, ई डी ए कॉस थीटा। यहां पर थीटा है, 0 नहीं है। ठीक है, ये फाई ई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जरा गौर करिए, फाई ई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस r। फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? 1/4 एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर dA cos थीटा। और यहां पर आपको ऐसा लग रहा होगा कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर ये पूरा कांस्टेंट है। नहीं, यहां पर सिर्फ और सिर्फ 1/4 एप्सिलॉन नॉट और q कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि जैसे हम किसी दूसरे प्लेस की बात करेंगे, जैसे मान लीजिए यहां पे बात किया, तो यहां का एरिया वेक्टर मान लीजिए ये है, यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये है, तो यहां की डिस्टेंस चेंज हो गई है। यहां पे r कुछ और था, यहां का r कुछ और है, तो r यहां पे कांस्टेंट नहीं है, इसलिए इसको इंटीग्रेशन से बाहर नहीं कर सकते। तो क्लोज बॉडी इंटीग्रेशन, सॉरी, यहां पर आप जो भी कांस्टेंट मिल रहा है उसको बाहर कर लीजिए। 1/4 एप्सिलॉन नॉट q इंटीग्रेशन dA cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। और स्टूडेंट्स याद करिए, अभी अभी हम लोगों ने सॉलिड एंगल का कंसेप्ट पढ़ा है, और सॉलिड एंगल का स्पेसिफिक फार्मूला आर्बिट्रेरी शेप्ड की बॉडी के लिए क्या आया था? dA cos थीटा बाई r स्क्वायर। dA cos थीटा बाई r स्क्वायर एलिमेंट्री सॉलिड एंगल हुआ करता था। 1/4 एप्सिलॉन नॉट q क्लोज बॉडी इंटीग्रेशन। और ये क्या है स्टूडेंट्स? ये है डी ओमेगा। एलिमेंट्री शेप की, आर्बिट्रेरी शेप की बॉडी के लिए एलिमेंट्री सॉलिड एंगल इज इक्वल टू dA cos थीटा बाई r स्क्वायर होता है। तो ये क्या हो जाएगा? डी ओमेगा मतलब एलिमेंट्री सॉलिड एंगल। और यहां पर इंटीग्रेशन लगा हुआ है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे को नलिफाई कर देंगे, और वहां पर कितना मिल जाएगा स्टूडेंट्स? ये हो जाएगा ओमेगा मतलब कंप्लीट सॉलिड एंगल। और कंप्लीट सॉलिड एंगल किसी पॉइंट के इर्द गिर्द कितना बनता है? 4 स्टेरेडियन का। 1/4 एप्सिलॉन नॉट q और 4 आपको दिख रहा होगा, ये 4 और ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? फाइनल रिजल्ट यहां पे देखते हैं, को फाइनल रिजल्ट मिलेगा फ्लक्स फाई E इज इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस थ्योरम की मेन प्रूविंग है, ठीक है।